गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं कुलदीप व्यास आपका व्यास आईएएस एकेडमी देहरादून के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको जानकारी है कि हमने उत्तराखंड के पीसीएस के जो भी एग्ज़ाम हैं उन पर तैयारी के लिए एक एमसीक्यू सीरीज़ विथ एनालिसिस विश्लेषण के साथ चलाई हुई है और अच्छा रिस्पांस आ रहा है। इससे लग रहा है कि आपको फ़ायदा भी हुआ है। तो इसी क्रम में आज हमने जैसा कमिटमेंट किया था कि हम आज इस्लाम को भारत में प्रवेश कराएंगे, यानी मध्यकाल का भारत में प्रवेश हो रहा है। भारत मध्यकाल में प्रवेश कर रहा है और इस एमसीक्यू फॉर्मेट के तहत आज हमारा जो विषय होगा वो भारत में इस्लाम का प्रवेश से हम तैयार करेंगे। तो आप हेडिंग अगर बनाना चाहते हैं तो मध्यकाल की शुरुआत हो रही है भारत में इस्लाम का प्रवेश। एक धर्म के नाते ये स्थिति हमें बनती हुई दिखाई देती है 711-12 एडी में। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, प्रश्न के अनुसार ही चलेंगे। तो जैसा कि अगर भारत में इस्लाम आया है तो पहला प्रश्न है कि इस्लाम कोई वस्तु तो है नहीं जो, या व्यक्ति तो है नहीं जो चल कर आया होगा। जाहिर सी बात है, इस्लाम को मानने वाले लोग भारत आ रहे होंगे। और मानने वाला कोई एक दो व्यक्ति नहीं है, बल्कि वे लोग हैं जो ताकतवर हैं, बड़े बड़े साम्राज्यों के प्रतिनिधि हैं। तो यहाँ से कुछ प्रश्न आपको तैयार करने हैं। तो पहला प्रश्न होगा कि पहला इस्लाम का प्रवेश किस आक्रमणकारी के माध्यम से हुआ और वो कहाँ से आया। तो पहला आक्रमणकारी हमारे यहाँ मोहम्मद बिन कासिम है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में MBK कह सकते हैं। और इसी से प्रश्न बन जाएगा कि ये कौन है। अरब है। कौन है? अरेबियन है। इसका मतलब भारत में इस्लाम सबसे पहले किस क्षेत्र से आया? तो अरब क्षेत्र से प्रवेश करता है, इसलिए इसको हमने आपसे पूछा भी और पूछा भी जाएगा आगे। दूसरा प्रवेश तुर्क लोगों के द्वारा हुआ है, जिनके दो प्रतिनिधि आपको भारत में दिखाई देंगे। जाहिर सी बात है, महमूद गजनबी, MG महमूद गजनबी, और फिर दूसरा MG मोहम्मद गौरी। तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इसको प्रॉपर तरीके से ही लिख देते हैं। ये सभी आक्रमणकारी हैं। इनके उद्देश्य सामान्यतः भारत में अभी स्थापित होना नहीं है, अपने अपने अलग अलग कारणों से ये प्रवेश कर रहे हैं। तो पहला प्रवेश मोहम्मद बिन कासिम के माध्यम से हुआ, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, अगले आक्रमणकारी तुर्क हैं, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम या अरब है, तो ये ध्यान रखिएगा। समय आप तैयार करते हैं तो इसका जो टाइम है वो 711-12 AD का माना जाता है। अब जाहिर सी बात है, आक्रमणकारी हैं तो भारत पर आक्रमण करेंगे, तो भारत के कोई ना कोई राज्य या शासन होगा जहां पर आक्रमण करेंगे, तो वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें देखना होगा कि अपने आप में मोहम्मद बिन कासिम कौन है। 17 साल का एक लड़का है, किसी का दामाद भी है। और कौन है किसका दामाद है? तो पर्शिया का राजा है, ईरान का राजा है। ये नाम याद नहीं करना है, केवल आपकी जानकारी के लिए। अल हज्जाज, इसके प्रतिनिधि के तौर पर भारत पहुंचता है, आक्रमण करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। और क्यों आया है वो घटना केवल इंटरेस्टिंग है कि इनका एक जहाज साउथ ईस्ट एशिया जाना है, जिसमें राज परिवार के कुछ लोग हैं, लेकिन उन लोगों को यहाँ के पायरेट्स, अरेबियन सी के पायरेट्स यानी डाकुओं ने रोक लिया है। तो राजा मैसेज करता है एक भारतीय राज्य को, राजा को। तो इस आक्रमणकारी में पहला डायमेंशन तो कौन आया वो है, और दूसरा डायमेंशन है कि वो कहाँ आया है, भारत के किस क्षेत्र में पहुंचा है। तो भारत में कहाँ है? तो मैसेज कहाँ आया? सिंध के राजा दाहिर पर, जिसका कराची पर भी नियंत्रण है। सिंध का राजा दाहिर, ये भारत में है। सिंध उस समय पाकिस्तान वाला हिस्सा। दाहिर यहाँ का राजा है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको तैयार हो रहा होगा साथ साथ में। तो यहाँ दाहिर को मैसेज भेजा गया कि आप इन पायरेट्स से छुड़ाइए
उन्होंने मना कर दिया कि भाई मेरा कोई लेन देन नहीं है इन पायरेट से, तो मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं बनता है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो तब जाकर अल हज्जाज ने किसको भेज दिया फिर, अपने भतीजे दामाद मोहम्मद बिन कासिम को, और वो सिंध के राजा पर आक्रमण करता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि एमबीके ने किस पर आक्रमण किया। तो एमबीके का आक्रमण सिंध पर राजा दाहिर के पर हुआ है। ये आपका दूसरा प्रश्न है। ठीक, दाहिर का नियंत्रण एक बंदरगाह पर है, उस बंदरगाह का नाम, तीसरा प्रश्न तैयार होगा आपका, आज का चौथा लेकिन इस सीरीज में तीसरा। तो देवल बंदरगाह पर अटैक हुआ है किसका, मोहम्मद बिन कासिम का, ये ध्यान रखिएगा। तो तीसरा प्रश्न तैयार हुआ है। मोहम्मद कासिम बिन जीता कि हारा, तो जवाब है कि जीत गया। तो क्या जाहिर सी बात है कि लोकल राजा को हराने के लिए इतना दूर से आया व्यक्ति हरा भी सकता है, हरा दिया। लेकिन वही भारत का इतिहास धोखेबाजों का रहा है। तो दाहिर से कौन परेशान है, जाट वहां के और बौद्ध। क्लियर है। तो क्वेश्चन बनता है कि दाहिर को किसका समर्थन, मोहम्मद बिन कासिम को किसका समर्थन मिला। तो आप जवाब देंगे जाट और बौद्ध लोगों ने समर्थन दिया और दाहिर हार गया। तो तीसरे के बाद चौथा प्रश्न ये है। क्लियर है। तो मोहम्मद बिन कासिम इससे आगे नहीं बढ़ेगा, वापस यहां से लौट जाएगा। तो सिंध क्षेत्र में इस समय शासन किसका है, दाहिर का है। वहीं अगर बॉर्डर इलाके में कश्मीर में देखें तो कश्मीर में शासन इस समय कारकोट वंश का है। कई वंश है यहाँ पर, एक्चुअली कश्मीर में कई वंश ने शासन किया है। तब कश्मीर या जम्मू कश्मीर हिंदुओं के प्रभाव में, इस्लाम नहीं है वहां पर। तो पाकिस्तान भले ही कहता रहे कि वो कश्मीर उनका है, लेकिन अगर इतिहास देखेंगे तो सबसे पहले वहाँ हिंदुओं ने ही शासन किया है। तो कारकोट वंश का वहां पर हमें शासन दिखाई देता है। कारकोट वंश का राजा बहुत रेयरली पूछा जाएगा। तो पूरा नाम है ललितादित्य, ललितादित्य मुक्तापीड, ये उसका नाम है। ठीक है। इन्हीं लोगों ने क्या बनवाया, कश्मीर का मारतंड, मारतंड का मतलब सूर्य होता है, यानी सूर्य मंदिर का निर्माण करा। ये प्रश्न जरूर कला और संस्कृति से पूछता है, कश्मीर में है ये मंदिर। तो मुक्तापीड, ललितादित्य, तो मुक्तापीड है, ललितादित्य भी है, मुक्तापीड भी है। तो इसमें से अगर एक ऑप्शन चुनना पड़े तो आप मुक्तापीड को चुनिएगा। मुक्तापीड ने यहाँ पर कश्मीर में बनवाया हुआ है। भारत के पश्चिम बाउंड्री पर तो ये लोग शासन कर रहे हैं, कारकोट कश्मीर में और ये नीचे सिंध में। भारत के बाकी क्षेत्रों में कौन शासन कर रहा है, तो भारत के पूर्व में जो एरिया है, इलाका है, वहां पाल वंश शासन कर रहा है। तो हम पालों पर बात करेंगे। पाल वंश का शासन है भारत में बंगाल क्षेत्र में। दूर जाकर देखें, कहने का मतलब भारत में कोई केंद्रीय सत्ता इस समय नहीं है जो अरबों के आक्रमण को रोकने में सक्षम हो। स्थानीय शक्तियां, छोटे छोटे राज्य हैं, क्योंकि हर्ष के जाने के बाद आप जानते हैं कि सामंतवाद बढ़ा, तो लोकल सामंत पैदा होने लगे। ये सब लोकल सामंत हैं जो अपने आप को राजा कहने लगे और अपने राज्य का निर्माण भी कर रहे हैं। इसलिए इनका प्रभाव क्षेत्र बहुत सीमित दायरे में हमें दिखाई देता है। क्लियर है बात। ठीक है। तो पहला आक्रमणकारी क्या है, मोहम्मद बिन कासिम के रूप में आपको दिखाई देता है। इतने प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे आपके। अगला प्रभाव तुर्कों, अगला आक्रमण तुर्कों का है। तो यहाँ से दूसरा प्रश्न बनता है, अगला प्रश्न ये बनेगा कि कौन ज्यादा लिबरल है, अरब लिबरल है या तुर्क लिबरल। तुर्कों का उदार ज्यादा है, तो अरब ज्यादा लिबरल या उदार माने गए हैं तुर्कों की तुलना में, कट्टर कम है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ थोड़े से प्रश्न कुछ और भी आपको नोट कर लेने चाहिए मेरे हिसाब से, कि अरबों का प्रभाव भारत पर क्या पड़ा है। तो आप चाहें तो हेडिंग बना लें, अरबों का भारत में प्रभाव। ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे फिर भी, लेकिन आप लिख लीजिए। जैसे सबसे पहले जजिया कौन लगाएगा, तो अरबों ने सबसे पहले जजिया लगाया। भारत में जजिया सबसे पहले अरबों के माध्यम से लगा। ठीक है। तो भारत में ये प्रभाव हमें दिखाई देता है। दूसरा, अरबों का प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में पड़ता है कि अरब सागर नाम पड़ जाता है। भारत के पश्चिमी सागर का नाम क्या पड़ गया यहाँ पर, अरेबियन सी पड़ गया। यानी आर्थिक महत्व के रूप में अरब सागर का जो इंपॉर्टेंस है वो अब बढ़ रहा है। ये प्रभाव दिखाई देता है।
ठीक है। एक प्रश्न और बहुत रेयर, एमबी के भारत में आया तो किस रास्ते से आया? जैसे मैंने कहा हमेशा से भारत में आने के 3 रास्ते हैं। मकरान तट कराची होते हुए आया जा सकता है, तो वो कराची से होता हुआ आया था, मकरान तट से होता हुआ आया था। जबकि इससे पहले के जो आक्रमणकारी हैं, जैसे मैंने बताया था ग्रीक लोग हैं, यहाँ से हटा देते हैं, ग्रीक लोग कहाँ से आए हैं? तो ग्रीक लोग खैबर पास यानी अलेक्जेंडर जैसे लोग कहाँ से आए हैं? खैबर पास से होते हुए भारत पहुंचे हैं। तो चाहे ग्रीक हो, कुषाण हो, ठीक है, और आगे आने वाले मोहम्मद गौरी हों, ये सब कहाँ से किस रास्ते से आए भारत में? खैबर दर्रे से आए, खैबर पास पाकिस्तान में आए। ठीक है। इसके बाद कुछ और आक्रमणकारी भी आएंगे, वो बोलन पास से आएंगे, तो वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो भारत में आने के 3 बड़े रास्ते थे, बोलन दर्रा सुलेमान पर्वतों में है, खैबर पास और मकरान तट से लोग भारत पहुंचते थे। तो एमबी के मकरान तट से, जबकि टर्क जो आए हैं वो ऊपर से आ रहे हैं, इसलिए उनके लिए ज्यादा आसान रास्ता कौन सा होगा? खैबर दर्रा, नाम सुना होगा आपने इसका, खैबर पास है। चलिए, जैसे मैंने कहा, अब मूल चर्चा किस पे करनी है? मोहम्मद महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी पर। इसकी चर्चा के लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड लेनी पड़ेगी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले महमूद गजनबी से। प्रश्न ये वाला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी इसके फादर का नाम एक दो बार पूछ लेता है। ठीक है। तो इसके फादर का नाम याद रहे तो ठीक है, नहीं छोड़ दीजिएगा। सुबुक्त गीन, SUBUKTA, सुबुक्त गीन, GEEN या GEIN, सुबुक्त गीन। ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, महमूद गजनबी का टाइटल क्या है? सुल्तान। तो सलमान खान की भी मूवी सुल्तान है। तो भारत में पहला सुल्तान महमूद गजनबी होगा। सुल्तान कौन होता था? ध्यान रखना, भारत में सुल्तान पद की उपाधि धारण करने वाला ये पहला व्यक्ति था, फर्स्ट पर्सन, जिसको सुल्तान कहा जाता है। इसके बाद कई लोगों को सुल्तान कहा, आज तक सुल्तान नाम की मूवी भी बन रही हैं। तो सुल्तान पहला व्यक्ति महमूद गजनबी है। सुल्तान वो होता था जो खलीफा से क्या प्राप्त करता था? अनुमति। खलीफा से धार्मिक अनुमति प्राप्त करने के बाद कोई व्यक्ति अपने आप को सुल्तान कह सकता था। इसलिए इसको दूसरा टाइटल भी मिलता है, जो खलीफा से अनुमति मिली तो सुल्तान बन गया, जबकि खलीफा का प्रतिनिधि है, तो जो लोग खलीफा के प्रतिनिधि होते थे उनको यामीन उद दौला कहा जाता था। तो इसका दूसरा टाइटल कौन सा पूछा जाता है? यामीन उद दौला, यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खलीफा, जबकि ये क्या है? अप्रूव्ड बाई खलीफा है सुल्तान। ठीक है। अगला प्रश्न, ये व्यक्तिगत जानकारी से प्रश्न बन चुके हैं। अब अगली जानकारी उसके कार्यों से है। भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या है? तो भारत पर आक्रमण का उद्देश्य, ध्यान रखिए, धन प्राप्त करना है, क्योंकि जहां से भागा है वहां शासन वापस प्राप्त करना है, तो उसके लिए सेना चाहिए और सेना के लिए धन चाहिए। तो इसलिए क्वेश्चन और जाएगा कि धन क्यों चाहिए? जैसा मैंने कहा, कहां से आया है? मध्य एशिया से आया है, सेंट्रल एशिया से आया है। तुर्क है ना, तो तुर्क का नाम आपने सुना होगा, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब टर्क रीजन है। तो टर्क से, वहां से, तो वो एरिया इलाका कौन सा है? सेंट्रल एशिया का क्षेत्र है, जहां से लोग भारत में प्रवेश करते हैं। और जो सेंट्रल एशिया से आएगा भारत में, वो खैबर पास से ही उसे आना होगा सामान्यतः। अगर घूमकर नहीं आना चाहता तो सीधा वो खैबर पास के माध्यम से भारत पहुंच सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात। तो आने का उद्देश्य भी पता लग गया। तो क्या कोई विरोध नहीं करेगा? तो बिल्कुल विरोध होगा। तो विरोध करने वाले कौन हैं और किस से उसके झगड़े होने तय हैं? तो आगे लिखेंगे आप कि उसका झगड़ा किससे हुआ। तो महमूद गजनबी के जो आक्रमण हैं उनसे कुल मिलाकर आप जानते हैं 17 आक्रमण हुए हैं। इनको तैयार कर लें। कितने अटैक हैं? 17 अटैक हम देखने को मिलते हैं। पहला अटैक 1000 AD में है, तो थोड़ा सा शताब्दी की शुरुआत हो रही है, ऐसे याद कर सकते हैं। नई सदी शुरू हो रही है, तो फर्स्ट 1000 AD में। और 17 आक्रमण 27 सालों में किए हैं, तो अंतिम आक्रमण 10,027 में हुआ है। पहला और आखिरी 27 सालों में 17 आक्रमण
भारत पर करता है। जाहिर सी बात है, अगर रहना होता तो एक दो आक्रमण में काम बन जाता। आना लूटना चले जाना, आना लूटना चले जाना, तो यही स्थिति बन के रहेगी। किसको लूट रहा है तो ये ध्यान रखना है। तो धन कहाँ से मिलेगा? उस समय जाहिर सा धन मंदिरों से मिलता था, क्योंकि मंदिरों में चढ़ावा बहुत आता है, इसलिए मंदिर इन लोगों के टारगेट होते थे। तो दो मंदिर उसने अच्छे से लूटे हैं। एक मंदिर को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसके बारे में ज़्यादा पॉपुलर है ये, और वो गुजरात का आपका शंकर जी का मंदिर है। क्या नाम है उसका? सोमनाथ। ये ज्योतिर्लिंग भी है, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो सोमनाथ पर अटैक हुआ है। किस लिए? मंदिर पर। क्योंकि सोमनाथ बड़ा मंदिर था, ज्यादा महत्व था, तो चढ़ावा ज्यादा आता है, सोना ज्यादा आता है, सोना लूटना है तो मंदिरों को टारगेट करना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन बनेगा अटैक कब हुआ है? तो जाने से ठीक एक दो साल पहले 10, 25, 26 में ये अटैक होता है। पहला प्रश्न ये है इस मंदिर वाले क्षेत्र से। दूसरा प्रश्न समय, और तीसरा प्रश्न है कि कौन व्यक्ति है जो यहाँ का राजा है उस क्षेत्र का। तो भीम फर्स्ट से उसका झगड़ा होता है। प्रश्न बहुत रिपीटेड है। एक तो सोमनाथ शंकर जी अपने आप में भारी हैं, दूसरा भीम भी भारी है, लेकिन कोई भी रोक नहीं पाता किसको? महमूद गजनबी को। तो ऐसे आपको ये याद करना चाहिए, याद हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और भी आक्रमण हैं, जैसा मैंने कहा मंदिर पर अगर आक्रमण की चर्चा कर रहे हो तो मंदिर पर अगला आक्रमण या उससे पहले हो चुका था मथुरा पर। तो मथुरा बहुत दूर नहीं है गुजरात से, तो इसलिए दूसरा जो इमीडिएट मंदिर मिला उसे, उसने मथुरा पर आक्रमण कर लिया है। ठीक है। एक प्रश्न और है जो बहुत पॉपुलर है कि इसके डर से किस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। तो उसका जवाब अगले दे सकते हैं। जयपाल नामक राजा, जयपाल नामक राजा ने इसके आक्रमण से भय खाकर क्या किया है? आत्महत्या कर ली है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जयपाल महमूद गजनबी से आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, दो प्रश्न और देख लीजिए। अकेला नहीं आया है, किसी को साथ लेकर आया है। किसको लेकर आया है? एक बड़े साहित्यकार को, जो जानकारी देगा महमूद गजनबी के बारे में हमें। क्या, कौन सी किताब से? किताब उल हिंद। जाहिर सी बात है किसने लिखी है? अब किताब ही देखो, किताब माने बुक हो गई, उल माने के बारे में या स्रोत, हिंद का स्रोत है हिंद के बारे में, हिंद माने भारत। तो जब ये लोग वहां से चले तो हिंद के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब वो साथ में आता है, रहता है, तो किताब लिख देता है बुक, किताब उल हिंद अल बरूनी। ठीक है, अल बरूनी, रूनी होगा। तो ये प्रश्न बना है और पूछा जाएगा अल बरूनी से। क्लियर है? और कौन आया है साथ में? फिरदौसी। मेन आदमी यही था इसका, फिरदौसी। ये साथ में आया है, ये तो पीछे पीछे चल रहे हैं। फिरदौसी ही मुख्य है जो भारत में पहुंचा है। फिरदौसी ने क्या लिखा है? अपने राजा शाह के बारे में लिखा है। तो शाहनामा, बायोग्राफी है, शाहनामा है? नामा का मतलब नाम से, तो शाह की जानकारी शाहनामा के नाम से देखती है। क्वेश्चन बनता है कि भाषा कौन सी लेकर चल रहे हैं ये लोग? तो शाहनामा फारसी यानी पर्शियन लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बनता है भारत में फारसी को स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन है? तो आपको जवाब देना होगा फिरदौसी नामक व्यक्ति, जिसने शाहनामा लिखी, उसने ही भारत में फारसी को स्थापित किया। और अंग्रेजों के आने तक ये भाषा भारत की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज मुगलों की भी बनी रहेगी। ठीक है, उर्दू पॉपुलर भाषा जरूर है, लेकिन उर्दू राजभाषा नहीं है। राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी ही रहेगी, पर्शियन रहेगी, जिसमें शाहनामा का योगदान है, अर्थात फिरदौसी का योगदान। ठीक है, इस तरह से पहला आपका हीरो अटैक करने वाला है। कुल मिलाकर दूसरा, मोहम्मद बिन कासिम के बाद गजनबी, और गजनबी के बाद अब मोहम्मद गौरी की चर्चा हम कर लेते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी के बारे में कुछ और फैक्ट्स भी हैं। तो मोहम्मद गौरी, ठीक है, कहाँ का रहने वाला है? पहला प्रश्न, गौर, सेंट्रल, सब लोग सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं। तर्क है, दो तर्क बताए थे मैंने आपको। तर्क माने तुर्की मूल के हैं, बैकग्राउंड के लोग हैं।
ठीक है, तो कहा जाता है कि भारत में अब ये 3 प्रश्न आएंगे, एक मोहम्मद बिन कासिम का, दूसरा गजनबी का और तीसरा गौरी का। इनमें से कौन भारत में इस्लाम का संस्थापक है? तो महमूद गौरी ही, सॉरी मोहम्मद गौरी, एक से नाम लग रहा है, मोहम्मद गौरी ही भारत में इस्लामिक संस्था का संस्थापक वास्तविक रूप से माना जाता है। इस्लामिक सत्ता का मैंने किसी और का नाम नहीं लिया, मैंने ना तो ये कहा कि दिल्ली सल्तनत का, इस फाउंडर कौन है? मोहम्मद गौरी को माना जाता है। ठीक है, पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी उसका पूरा नाम दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अब अटैक कर रहा है। तो शुरुआती अटैक ये स्थापित इसलिए क्योंकि भारत में रहना चाहता है, भारत के कुछ एरिया को जीत कर क्या है अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता है, जबकि ये लूट कर वापस जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा कि पहला आक्रमण किस पर हुआ? तो इसने पहला आक्रमण सिंध पर किया। मैंने पहले कहा जो भी आएगा वो सिंध में अटैक जरूर करेगा। सिंध व मुल्तान, पाकिस्तान वाला क्षेत्र, मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग। तो सिंध व मुल्तान पर अटैक करने वाला व्यक्ति हमें ये दिखाई देता है। ठीक है, दूसरा अटैक ये याद करना है तो ठीक है, नहीं तो कोई मुश्किल नहीं है। गुजरात में हुआ है, पाटन क्षेत्र पर। गुजरात में किस पे है? पाटन क्षेत्र पर है। यहाँ के राजा का नाम जरूर पूछा जाता है भीम सेकंड। अब देखो यहाँ से कर लो, भीम फर्स्ट सोमनाथ पर, यानी पाटन का मतलब गुजरात वाला सोमनाथ क्षेत्र हो गया। तो भीम फर्स्ट का संबंध किससे निकला? महमूद गजनबी से, जबकि भीम द्वितीय का संबंध महमूद गौरी से। तो भीम फर्स्ट और भीम सेकंड में आप कंफ्यूजन में गलत मत करना। ठीक है, भारत में जब आया है तो उसका केंद्र क्या है? तो भारत में उसकी राजधानी या केंद्र है लाहौर, याद रखना। उस समय पाकिस्तान भी भारत ही है, तो उसकी जो उसकी सत्ता का केंद्र क्या बनेगा? यहाँ पर लाहौर बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ तक कब्जे में है सब कुछ, भारत के लोगों को कोई चिंता नहीं है। भारत का मतलब भारत के अंदरूनी इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनको कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन जैसे ही लाहौर कब्जे में आता है, पृथ्वीराज चौहान की चिंताएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि दिल्ली किसके कब्जे में है? दिल्ली और अजमेर पृथ्वीराज चौहान के नियंत्रण में है। और जैसे ही दिल्ली लाहौर पर कब्जा होगा गौरी का, पृथ्वीराज चौहान के कान खड़े हो जाएंगे कि अब दिल्ली और लाहौर की दूरी दूरी बहुत ज्यादा है नहीं, तो गौरी क्या कर सकता है? दिल्ली पर आक्रमण कर सकता है। यहीं से भारत के अंदरूनी क्षेत्र, अभी तक तो जितने भी क्षेत्र पड़े वो सब सीमावर्ती क्षेत्र हैं, अब भारत के अंदर की पॉलिटिक्स यहाँ से प्रभावित होने लगेगी। इसलिए गौरी का जो अगला दुश्मन बनेगा वो कौन बनेगा? पृथ्वीराज चौहान बनना वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो अगली स्टोरी पर देख लेते हैं इसको। मोहम्मद गौरी के दुश्मन भारत में, ठीक है, या प्रतिद्वंदी। तो दो प्रतिद्वंदी हैं और दोनों ही ससुर और दामाद हैं। तो सबसे पहले दामाद से लड़ाई होती है। कहा जाता है कि ससुर ने ही बुलाया था मोहम्मद गौरी को दामाद को सबक सिखाने के लिए, लेकिन अब सच झूठ पता नहीं कितना है। दामाद कौन है और ससुर कौन है? तो दामाद ससुर आपस में समझ लीजिए। पृथ्वीराज चौहान, तो पृथ्वी हैं दामाद जी, और ससुर हो गए कौन? जयचंद, क्योंकि बेटी इनकी गई है कौन? संयोगिता। कौन ले गया है उठाकर? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो खुद तो कुछ कर नहीं पाए, क्षत्रिय हैं तो नाक हमेशा ऊंची रखते हैं अपनी, बात बात पर लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हैं, छोटी सी बात ही प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है। तो बस ससुर को लगता है कि अब गौरी ही इसको सबक सिखा सकता है, क्योंकि गौरी उस एरिया में घूम रहा है तो स्वागत कराता है, मतलब वेलकम, मतलब इनवाइट कर देता है। पृथ्वी कौन है? तो पृथ्वीराज चौहान ये थर्ड हैं। कितने पृथ्वीराज चौहान हुए हैं याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं, ये आप याद रखिए, जिनकी उपाधि क्या है? राय पिथौरा। पिथौरागढ़ इन्हीं के नाम से बना है उत्तराखंड में, तो उनकी उपाधि क्या है? राय पिथौरागढ़ है। तो पहला युद्ध होगा मोहम्मद गौरी का किसके साथ? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पृथ्वीराज चौहान कहाँ के राजा हैं? मैंने भी बताया, दिल्ली और अजमेर के राजा हैं।
तो जैसे ही लाहौर से आगे बढ़ेगा पंजाब में, भारत वाले पंजाब में एंट्री करेगा तो पहुंचेगा गौरी कहाँ, भटिंडा। और भटिंडा में जगह का नाम क्या है, तराइन। तो क्वेश्चन बन चुका है, तराइन का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ, तो गौरी और आप जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के बीच में हो रहा है। और इस समय आ गया है 1191। सोचो, 712 में मोहम्मद बिन कासिम, 711, 811, 911, 10,011 और अब 11,11,11, उससे भी आगे का समय है। ठीक है, तो इतने दौर में केवल 4 या 3 मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में प्रवेश कर रहे हैं। थोड़ा सीक्वेंस को समझिएगा, है ना। तो तराइन के 1191 के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और गौरी हार जाता है और भाग लेता है। ठीक है, लेकिन अगला युद्ध फिर होगा 1192 में, और अब की बार पृथ्वीराज चौहान हारना है। ठीक है, 1192 के युद्ध पृथ्वीराज चौहान क्या करेंगे, हार जाएंगे। अब प्रश्न बनेगा दो तरीके से कि पृथ्वीराज चौहान का कवि कौन है, तो चंद बरदाई है। कौन है, चंद बरदाई। इसने क्या लिखा है, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो नामक किताब लिखी है। रासो का मतलब वीरता, वीर रस की कविता है। पृथ्वीराज चौहान की वीरता के बारे में चंद बरदाई बताता है। ठीक है, चल पहले में गौरी क्यों हार जाता है, क्योंकि उसके गुलाम उसके साथ में नहीं है। गौरी के कई गुलाम हैं, उनमें से गुलाम साथ नहीं दे रहे हैं। दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी इसलिए हार जीत जाता है क्योंकि उसके कुछ गुलाम उसके साथ में है। तो क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से गुलामों ने उसका यहाँ साथ दिया है। ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, चूंकि नाम आगे आगे याद करना है आपको, इसलिए मैंने आपको यही कॉन्टेक्स्ट दे दिया है। ऐबक, कुबाचा और यल्दौज, ये लोग साथ देंगे तो गौरी जीत जाएगा और पृथ्वीराज चौहान को अंधा किया जाएगा, फिर मार दिया जाएगा। ठीक है, अब यही दिल्ली से, चूंकि मैंने कहा दिल्ली का राजा है ये, तो दिल्ली के फाउंडर पूछ ले जाते हैं। दिल्ली के फाउंडर कौन है, तोमर राजा हैं, अनंगपाल तोमर। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अनंगपाल तोमर। ये बेसिकली सामंत है, किसका सामंत है, दिल्ली के राजा ढिल्लिका का। तो दिल्ली के राजा कौन था, ढिल्लिका, उसका एक फ्यूडल लॉर्ड है अनंगपाल तोमर। तो इसलिए अपने स्वामी या मालिक के नाम पर दिल्ली शहर या ढिल्लिका शहर की स्थापना की। वही दिल्ली, दिल्ली बनी, दहली बनी, जो आप कहना चाहें कह सकते हैं। अनंगपाल तोमर इसका फाउंडर बन जाता है। ठीक है, ससुर खुश है कि दामाद को सबक सिखा दिया गया है, मार दिया गया है। तो अब लेकिन भूल गया कि अगला नंबर उसी का है। ये ससुर कौन है, कल की कहानी अगर आपने, कल की क्लास याद है आपको, तो कन्नौज के राजा हैं। कन्नौज सत्ता का केंद्र है, आप जानते हैं। हर्ष के बाद सत्ता का केंद्र कौन था, कन्नौज था। तो कन्नौज के राजा, कन्नौज को इस समय एक नाम दे दिया इन लोगों ने, महोदय श्री। कन्नौज का नाम क्या मिलता है दूसरा, महोदय श्री नामक नाम मिलता है। ठीक है, और रिजल्ट क्या है, अब ससुर साहब का नंबर लगने वाला है। तो जयचंद्र को मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में हरा दिया। बैटल ऑफ चंदावर, CHANDRAPAR, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हरा दिया है, जयचंद को हरा दिया है। जयचंद से क्वेश्चन और बनता है, इसकी डायनेस्टी पूछी जाती है, किस वंश का है। गहरवाल डायनेस्टी से है, गहरवाल, GAHARVAL या WAL, जबकि पृथ्वीराज चौहान चौहान डायनेस्टी से है। ठीक है, तो इस तरह से भारत में मोहम्मद गौरी का स्थापना हो जाती है। ठीक है, इसका एक, मोहम्मद गौरी का एक दास समझ लो, क्योंकि मोहम्मद गौरी तो दिल्ली तक सीमित है, और दिल्ली में जब जीत जाता है तो ऐबक को कहता है कि तुम यहाँ शासन करो मेरे नाम पर, मैं वापस जा रहा हूँ। दिल्ली का मतलब उस समय लाहौर पर, ऐबक कहाँ बैठा हुआ है, लाहौर में बैठा हुआ है। गौरी वापस जा रहा है। ठीक है,
कहां पर? अपने स्टेट को बचाने के लिए फिर से। ठीक है। ऐसे में गौरी लौटते हुए रास्ते में लोकल ट्राइब्स के द्वारा खोखर के मार दिया जाता है। तो मोहम्मद गौरी का क्या हुआ, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो ध्यान रखिए। मोहम्मद गौरी जब वापस अपने घर जा रहा है तो रास्ते में एक ट्राइब पड़ती है जो बहुत क्रूअल ट्राइब हुआ करती थी, खोखर। इन लोगों ने मोहम्मद गौरी को मार दिया है, खोखरों ने। ठीक है। 1206 में तो मोहम्मद गौरी की स्टोरी कहाँ खत्म हो रही है? 1206 में। तब तक लाहौर और दिल्ली पे कौन रूल कर रहा है? ऐबक उनके प्रतिनिधि के तौर पर वहां पर रूल करेगा। ये बात समझ में आ गई होगी। इसी बीच में मोहम्मद गौरी का दास तो नहीं है, लेकिन एक सरदार है, गवर्नर है, उसकी स्टोरी भी आती है। सरदार है, उसकी स्टोरी क्या है कि वो और आगे तक चला गया है। वो कहाँ तक चला गया है? बंगाल तक चला गया है। तो खुद मोहम्मद गौरी दिल्ली और कन्नौज तथा कहाँ तक सीमित है? लाहौर तक सीमित है। जबकि कन्नौज से आगे बनारस था, बनारस से अब आगे नंबर किसको लगाना था? बंगाल तक। क्यों, कौन लगा के ये काम कर गया मोहम्मद गौरी के लिए? तो बख्तियार बख्तियार खिलजी, बख्तियारुद्दीन खिलजी या बख्तियार खिलजी। ये वो खिलजी नहीं है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, उनसे पहले का खिलजी है, बख्तियारुद्दीन खिलजी। ये बंगाल तक पहुंचा और बंगाल जाते समय रास्ते, यानी बनारस, कन्नौज और बंगाल के बीच में कौन मिला उसे? नालंदा मिला, जो आपको कल मैंने पढ़ाया था, गुप्त राजा कुमार गुप्त ने बनवाया था। इस नालंदा को डिस्ट्रॉय कर दिया किसने? बख्तियारुद्दीन खिलजी ने, जला दिया पूरे तरीके से। क्वेश्चन बना है इसलिए मुझे आपको बताना पड़ा यहाँ पर। तो बंगाल को बनाने वाला कुमार गुप्त, गुप्त राजा, और डिस्ट्रॉय करने वाला बख्तियारुद्दीन खिलजी, गौरी का सरदार है। ठीक है। और एक और विश्वविद्यालय मिला उसे, विक्रमशिला, उसको भी नष्ट कर दिया उसने। तो विक्रमशिला और शिला और नालंदा को नष्ट करने वाला व्यक्ति एक ही है, वो है बख्तियारुद्दीन खिलजी। ठीक है। तो इस तरीके से भारत में 1226 में, सॉरी 1206 में कौन मरने वाला है? गौरी मरेगा। मरेगा तो ऐबक दिल्ली और लाहौर वाले क्षेत्र में है, बाकी हिस्सा कुवाचा और यलदौज के बीच में है। तो तीनों को ही क्या लगेगा कि बस अब हमें यहीं पर स्थापित होना है। चौथा व्यक्ति भी आएगा, इल्तुतमिश, लेकिन उसे कोई इलाका नहीं मिलेगा, इलाका मिलेगा इन तीन लोगों को। इल्तुतमिश कहाँ चला जाएगा? ऐबक के साथ चला जाएगा। अब ये तीन भारत में सल्तनत काल या दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाले हैं, उसमें योगदान है और आपस में दुश्मनी भी निभाएंगे। तो हमारी नेक्स्ट क्लास जो भी होगी इस एमसीक्यू पर, वो अब सल्तनत पीरियड से होगी, जहां हम शुरुआत ऐबक, कुबाचा और यलदौज के साथ करेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इस 33-34 मिनट की क्लास में लगभग आपको 40 सुपर प्रश्न फिर से मिल गए होंगे। तो एक फास्ट मूविंग एमसीक्यू रिवीजन अब आपका तैयार है। जल्दी ही फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, तैयारी करते रहिए। एग्जाम बस आ गए हैं आपके सारे आपके आसपास। गुड लक।